चलिए देखते हैं बेटा। 19 नंबर देखिए, पहले देखिएगा 19 नंबर में क्या कहा गया। 19 नंबर में कुछ इस प्रकार से बनाकर दिया गया। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी ये आपको हमने जब नॉन वर्बल का पूरा एक एक टॉपिक का परिचय दिया था तो उसमें एनालॉजी क्लासिफिकेशन के भी एग्जांपल दिए थे, ठीक है ना। तो ये उसी का बेटा और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या है, ऐसे कुछ तो है। ठीक, देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा ये बनाया, इसके बाद में ये प्लस, जैसा प्लस ये वैसा प्लस ये, ठीक है। उसके बाद में फिर बेटा फिर हम लोगों ने बना दिया इस प्रकार से ये, उसके बाद फिर है सर स्क्वायर। अब इसको समझाते हैं कैसे, ठीक है। हम लोग को पहले पूरा बना लेने दीजिए, फिर हम आपको समझा देंगे कैसे आया है। देखिए एनालॉजी सादृश्यता का मतलब क्या होता है। सादृश्यता, ये जो प्रश्न है दरअसल ये सादृश्यता टॉपिक का है। सा मतलब होता है समान, दृश्यता मतलब होता है दिखना, ठीक है। तो समान दिखना, तो जैसे इसके समान ये दिख रहा है वैसे इसके समान क्या दिख रहा है ये पूछा जाता है आपसे। तो सादृश्यता में जैसे ये हो जाता है कि आपसे कहा गया, मान लीजिए आपसे बोला गया बेटा, आपसे बोला गया कि पी आर और उधर दे दिया गया बेटा, उधर दे दिया गया ओ और फिर दे दिया एस और फिर हमसे बोल दिया गया, फिर हमसे कह दिया डब्ल्यू वाई का संबंध किससे। तो इससे देखने में समझ में ये आ रहा है कि जैसे भाई इसका संबंध आपको इससे बनाना है। कैसे बनेगा बेटा, पी में अगर एक कम कर दो, -1 करो, क्या हो वो आ जाएगा। आर में अगर +1 करो तो कैसे है, ऐसे डब्ल्यू में -1 और वाई में +1, तो क्या बन पाएगा। तो अच्छा ये होता है सादृश्यता का तरीका। सबसे पहले अगल बगल देखा जाता है। ये कभी नहीं करना सादृश्यता में कि इसका संबंध आप सीधे लास्ट वाले से बना दो, ये बहुत बाद में आता है। सादृश्यता में क्रम चलता है, सबसे पहले अगल बगल। दरअसल आपको बताएं ये जो समानुपात का निशान होता है, प्रोपोर्शन का साइन बेटा, ये एक दर्पण की तरह होता है, मिरर की तरह, शीशे की तरह काम करता है। मतलब शीशे के इस तरफ जैसी कहानी वैसी शीशे के उस तरफ। तो अगर आप गौर करोगे तो जैसे ये प्लस का साइन है बीच में, ऐसे बेटा ये भी प्लस का साइन, ठीक है। अच्छा जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन है वैसे ही वो मल्टीप्लाई का मतलब गुणे का साइन। यहाँ पर वर्ग है, फिर 4 गोले हैं, एक वर्ग है और 4 गोले हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। एक स्क्वायर यहाँ, उसके बाद में 4 सर्कल बने हुए हैं। यहाँ भी एक स्क्वायर और बगल में कितने बने, 4 सर्कल बने। जैसा जो कुछ यहाँ वही सब कुछ वहाँ, ठीक, कुछ अलग नहीं। ये 19 का, 19 के बाद कौन सा कह रहे थे बेटे, 20 देखो 20 वाले में आप जरा चीजों को गिनना। देखो ये डाइस की तरह बना है, पर ये डाइस नहीं कहोगे इसको आप, ध्यान दीजिएगा। 20 वाले में अगर आप गौर करोगे तो हम लोगों को जो चित्र दिए हैं वो इस प्रकार से दिए बेटा। इसमें एक काम करना है, जो बिंदी है वो बिंदी गिन के बता दो कितनी, 5 4 2 है, फिर बेटा ऊपर कितनी है, 1 के बाद यहाँ 5 2, ठीक। फिर हमसे पूछा गया, देखो अब हम इसमें आपको बताते हैं, देखो जो नंबर यहाँ पड़े हैं वही नंबर यहाँ होने चाहिए, जो नंबर यहाँ पड़े वही नंबर बेटा वहाँ होना चाहिए। आइए ऑप्शंस को फिल कर देते हैं। हमने आपको जो डी ऑप्शन बताया उस डी ऑप्शन को यहाँ हम फिल करके दिखाते हैं। डी वाले ऑप्शन को यहाँ रख के दिखाते हैं। रखो डी वाला ऑप्शन बेटा आपसे क्या कह रहा है, पढ़िएगा। डी वाले में अगर आप गौर करोगे तो सबसे पहले जो चित्र बना है बच्चा, उसमें अगर आप देखो तो ऊपर कितनी बिंदी है बेटा, 2 है। तो 2 बिंदी को हम नंबर के रूप में लिखे देना, ठीक है। फिर बेटा कितनी, इधर 5 फिर 4, सही बात है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ बेटा, चेक करो, गिन के बताओ ऊपर कितनी, ऊपर 2, इधर 5 और फिर 1। चेक करिए जो नंबर्स यहाँ है वही नंबर यहाँ है, जो नंबर यहाँ है वही नंबर वहां है, ठीक है। इसके जैसा ये दिख रहा है और इसके जैसा ये दिख रहा है। क्या बात समझ पा रहे बेटे, ठीक। अच्छा इस पन्ने में 19 से लेकर 32 तक बोलो बेटा, आप में से जिसको भी जो नहीं आया, कठिन लग रहा है, जल्दी से बताइए। हाँ बेटा 29 देख लेते हैं, चलिए 29 देख लेते हैं सर। आइए देखिए 29 29 वाले में क्या कहा गया, गौर करिएगा सर।
में क्या कहा गया सर? 29 में हमसे ये बोला गया, 29 में बहुत ऊपर छोटा सा निर्देश लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। आकृति x किस विकल्प में निहित है? पढ़िए, लिखा हुआ मिल रहा है। आकृति x किस विकल्प में निहित है? निहित मतलब होता है बेटा छिपी हुई है। तो x आकृति जो आपकी में बनी है वो हम बना लेते हैं। x आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ध्यान देना बेटा। x आकृति जो है वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है बेटा। x आकृति कुछ इस प्रकार से बनी है, आप पहचानने की कोशिश करिए क्या हम सही बना रहे हैं। आप ध्यान देना बेटा, यही बनी है। कह रहे ये जो x आकृति है ये किस विकल्प में छिपी हुई है। तो अगर आप पहला ऑप्शन बना देते हैं, आपके सामने देखो पहला जो ऑप्शन दिया आपको विकल्प, पहला विकल्प जिसमें a लिखा हुआ है, दरअसल पहला विकल्प देखो तो वो मेरे ख्याल से कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो अगर इसके अंदर ये आकृति छिपी हुई है तो बेटा इसके अंदर अगर हम ध्यान से ढूंढे तो मिलनी भी चाहिए। तो आइए पहचानते हैं सर। अब हमको जितने की जरूरत है केवल उतने को ओवरराइटिंग करेंगे, नई लाइन कोई नहीं खींचना है अपनी तरफ से, जो लाइन खींची है उन्हीं को बस आगे पूरा करना है। एक लाइन ये थी पहले से थी बेटा, अच्छा, उसके बाद में एक लाइन ये नीचे आई, फिर बेटा ये उधर तक गई, उसके बाद में ये नीचे आई, क्यों भाई सही है। उसके बाद में ये लाइन बेटा पीछे गई और फिर चेक करो जो ये हमने नीला नीला बनाया है पूरा, ये बिल्कुल वही बना है जो वहां बना है, पहचानो बेटा। अच्छा सॉरी, हाँ आप सही है बेटा, ये वही बना है जो उधर बना हुआ था, पहचानो, ठीक है ना। तो सिंपल है, ये किसमें छिपी हुई है? पहले ऑप्शन छिपी होगी तो उसके अंदर अगर ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगी। क्लियर? चलो बेटा 19 से लेकर 32 तक और बोलो सर। तीसरे वाले में ये आपको चेक करना है क्या चीज? तीसरे वाले में सी वाले में ढूंढो, तुमको लग रही है क्या? लग रही ना? लग रही? कतई नहीं है, हरगिज नहीं है। तुम्हें लग कैसे गई? हमें इस बात का आश्चर्य हो रहा है अगर आप सारी लाइनों को पहचानो बेटा। देखो इसमें, हाँ अगर आप गौर करोगे ये वाली लाइन जो है, ये लाइन मेरे ख्याल से इस लाइन को आप अगर कहना चाहो तो शायद यही कह रहे हो, बोलो सही। चलिए बना दी, बाकी तुम समझ गए हो, तुम्हें मुस्कुराहट ही बता रहे हैं, चीख चीख के कह रही है कि तुम समझ गए। अच्छा उसके बाद में चलिए लाइन थोड़ी नीचे भी आ गई, ये वाली लाइन तो हमको समझ में आ गई। अब ये सीधी जानी चाहिए, चेक करो सीधी कहीं पे जा रही है? नहीं सर, जैसे ये वाला है ना सर, ये यहाँ से सर ऐसे फिगर को नहीं बना सकते? अरे बिल्कुल बना सकते हैं, एक्सीलेंट, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, हम ये देखिए है पॉसिबल, लेकिन वहां से भी बनना चाहिए फिर, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपने सोचा है तो आप संकोच क्यों कर रहे हो, बताना चाहिए। चलो इधर से बना देते हैं, ऐसे आए, ऐसे आए, फिर बेटा उधर जाए, उधर जाए, चले गए, बहुत बढ़िया। फिर क्या करें बेटा? फिर कहाँ करें? नीचे, ऐसे, यही ना? अच्छा चले आए, उसके बाद है बेटा ध्यान देना गड़बड़ कहाँ पे होगा वो देखना। यहाँ आए बेटा, यहाँ आने के बाद में अब जो लाइन है, अब जो लाइन है वो जाहिर सी बात है कि उधर मिलनी चाहिए, उधर मतलब इसमें, सही ना? यही तो है। आप पहचानिए सभी लोग, ध्यान दीजिए, क्या ये वही आकृति बनी है जो इसमें बनी हुई थी? ये पहचानो, पहचानो पहचानो। देखिए अगर लग रही तो उसको डिनाई नहीं कर सकते हो आप, अगर लग रही तो कहीं से भी डिनाई नहीं कर सकते हो बेटा, मेरी बात समझ लो। अब आपको बताते हैं इसमें दिक्कत कहाँ पे है, हम आपको बताते हैं। हमने जो बना दिया वो बहुत सीधा सीधा बना दिया था। आप अगर इनके इस शीट में देखोगे तो एक समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है, पहले लोग ध्यान से देखिए। हमने जो बनाया हमने वाकई में एक वर्ग की तरह बना दिया था। अब इन्होंने जो शीट में दिया है उसको पहचानो बेटा, शीट में हम आपको दिखाते हैं किस रूप में बना हुआ है। देखो इस समय तो बिल्कुल लग रही है, इस समय तो बना नहीं कर सकते, लेकिन शीट में जो दिया है जरा उसको देखो बेटा। शीट में आप गौर करना, शीट में जो ये दिया हुआ है ये स्क्वायर के फॉर्म में कतई नहीं, ये पैरेललोग्राम, एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में दिया है। आप अपनी शीट में आप देखो, सब लोग चेक करो, एक वर्ग के रूप में नहीं, एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में बेटा। इस कारण, और ये क्या है अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितनी डिग्री का एंगल था? 90 डिग्री का। वहां पर ऐसा नहीं,
वो एक समांतर त्रिभुज होता क्या, पहले तो ये बता दें। वो इस तरह से होता है, ये आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा मेरे ख्याल से बेटा। पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज पढ़ाया गया आप लोगों को इस तरह से, ये इस रूप में कुछ बना हुआ है बीच में, ठीक है। जबकि हमको चाहिए किस रूप में था, स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। आपने पहचाना, ये सही किया, ये अच्छी चीज लगी, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ऐसा भी ध्यान रखिए सब लोग, अगर इस तरह से भी मिल सकता है तो भी सही है। लेकिन इसमें और पहले वाले ऑप्शन में फर्क क्या है बेटा, क्योंकि ये एक वर्ग में से निकाला गया है, स्क्वायर में से निकाला गया है, और ये जो है ये किसमें से है बेटा, समानांतर चतुर्भुज में से, पैरेललोग्राम में से, इसलिए गलत है। 19 से 32 और बोलो जल्दी से, जो नहीं आए 31 देख लीजिए। 31 में कहा गया कि इस क्वेश्चन को, जो ये फिगर है, इसको पूरा करना है, और पूरा करते हैं। आइए सर इसको पूरा करते हैं, इसको पूरा करते हैं, आइए देखते हैं कैसे। चलो देखिए 31 में हमसे क्या कहा गया, कुछ इस प्रकार से बनाया गया सर। ऐसे ही तो है, देखो तो सही बना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में 2 लाइनें बेटा यहाँ है, फिर सर इस तरह से बनी हुई है, फिर सर इस तरह से बनाई गई है, और फिर सर ऐसे। अब हमसे कहा गया कि इसको पूरा कीजिए, ठीक है। अभी बताइए, आइए देखते हैं सर। मेरे ख्याल से पूरा करेंगे तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें बेटा, फिर इस लाइन को आगे बढ़ा दें और इसको आगे ऐसे बढ़ा दें, बोलो क्या कहते हैं, सही। फिर इसका अंदर, अच्छा इसको भी, इस त्रिभुज को भी तो पूरा करिए, जब आएगा तो पूरा त्रिभुज के रूप में आएगा ना। जब नया आएगा इस जगह पे फिल करोगे, भरोगे, तो बेटा त्रिभुज के रूप में भरोगे इसको। अच्छा, ये लाइन आगे बढ़ेगी, ये लाइन आगे बढ़ेगी बेटा, ये लाइन आगे बढ़ेगी और ये लाइन आगे बढ़ेगी। चेक करिए, ये जो हमने नीले रंग से पूरा बनाया है, क्या आपको ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है? चेक करिए, पहले वाले में देखोगे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, उसका कारण पता है? पहले वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको जब आप इसमें फिट करोगे तो ये वाली लाइन गलत आएगी। इस टुकड़े को देखना, ये लाइन सीधी आ रही है, गलत है, ये नहीं फिट होगी। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में देखोगे तो बेकार ही लग रहा है, चेक करना भी बेकार है, तीसरा भी चेक करना बेकार है। चौथे ऑप्शन को ध्यान से देखो, इस टुकड़े को अगर आप ऐसे उठा के और ऊपर से ऐसे फिट करो तो चेक करना, वो जो किनारे वाली लाइनें हैं वो बिल्कुल इसके साथ मिल जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं भैया, समझ पा रहे हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? 19 से 32, जल्दी बोलो, और कौन सा? हाँ 28 देख लीजिए सर, आइए सर 28 देख लेते हैं। 28 में ये कहा गया हमसे सर, हाँ 28 में ये कहा गया बेटा, गौर करिएगा, 28 वाले में ये कहा गया बेटा कि हमको जो एक फिगर बनाया है उसमें लाइन ध्यान देना कैसे खींची गई। पहले इस तरह से बनाया गया रेक्टेंगल, आयत जिसे आप कह सकते हो। उसके बाद में बेटा फिर एक लाइन ऐसे है, इस तरह से एक लाइन ऐसे है, ऐसे ही तो है मेरे ख्याल से। फिर बंटवारे किए गए 4, ठीक है। उसके बाद में देखो, गौर करो, इधर ऐसे लाइन गई, फिर बेटा इधर गई, उसके बाद में शायद एक इधर गई मेरे ख्याल से, मिलाइएगा सही बना है बेटा, फिर एक लाइन इधर गई होगी, है ना? इतना ही अच्छा कह रहे हैं। आप पढ़िए, देखो बगल में लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, ऐसे जल प्रतिबिंब। पढ़िए 24 से 28 में क्या करना है, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। जल प्रतिबिंब के लिए गुरुजी ने आपको एक बात बताई होगी कि जल प्रतिबिंब जो होता है उसमें बदलाव दायां बायां होता है कि ऊपर नीचे? ऊपर नीचे सर, बिल्कुल। तो अब ऊपर नीचे का बदलाव होगा, तो मतलब जो चीज ऊपर होगी वो नीचे आ जाएगी और जो चीज नीचे होगी वो ऊपर चली जाएगी। आइए देखते हैं कैसे, आइए ध्यान देना, जो चीज ये ऊपर साइड में ऐसे बना था शीर्ष, क्या आपकी बार वो नीचे साइड में आ जाएगा? कुछ इस प्रकार से। बेटा क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद में देखो बेटा, ये वाला तो आपने बना दिया,
ये वाला तो बना दिया। अब बात आती है इस लाइन की, ये लाइन अगर उधर ऊपर गई है तो आपकी बार इधर नीचे आएगी, ये इधर नीचे इस प्रकार से आएगी। अच्छा, उसके बाद देखिए एक लाइन और है, ये लाइन उधर बनी हुई थी, आपकी बार ये लाइन इधर आएगी, तो ये लाइन इधर आएगी। चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, मिलाओ बेटा, ये किस ऑप्शन में बना हुआ है? चौथे में, वही है। 19 से 32 जल्दी बोलो, और कोई? हो गए? आंसर मैच हुए? बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नए टॉपिक पे चलते हैं। भैया इसको रब कर दें। देखिए एग्जामिनर क्या कर रहा है, जैसे अब ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क होता है कि पहले जब ऑफलाइन पेपर होते थे तो ये बोला जाता था कि एक आकृति दी गई हुई, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, मिरर इमेज। तो जब ऑफलाइन पेपर होते थे और बोला जाता था इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ किसी भी आकृति का, तो लोग क्या करते थे, अपनी बुकलेट को लेते थे और ऐसे उल्टा कर देते थे, ऐसे पन्ने को देखते थे। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता था, दायां बायां बदल के दिख जाता था और उससे आंसर टिक कर लेते थे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते थे कि जैसे इस आकृति का आपको दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, तो वो क्या करते थे, इस आकृति के ऊपर पेन लेते, डॉट पेन, जेल पेन नहीं, डॉट पेन, बॉल पेन जिससे आप, उससे ओवर राइटिंग करके हाईलाइट करके खूब गाढ़ा गाढ़ा उसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन बना देते थे और उसके बाद में कागज को ऐसे मोड़ देते थे, मोड़ के ऐसे जोर से प्रेस करते थे, फिर जब खोलते थे तो बगल में साफ साफ दर्पण प्रतिबिंब बन जाता था। ऐसा होता था, ऐसा ही लोग करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे बोला गया कि इस आकृति का जल प्रतिबिंब बनाओ, कोई भी आकृति हो सकती है, वाटर इमेज। तो जल प्रतिबिंब में आप जानते हो कि बदलाव ऊपर नीचे का होता है, तो लोग क्या करते थे, इस बुकलेट को, जब ये ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, इस बुकलेट को ऐसे उल्टा कर देते थे, बेटा जल प्रतिबिंब दिख जाता था साफ साफ। बात समझ रहे? एक रास्ता और भी था कि सर इस आकृति का जल प्रतिबिंब चाहिए, तो इस पे गाढ़ा गाढ़ा पेन चला लिया, आपको गाढ़ा गाढ़ा पेन समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए मंत्री जी? अरे पीछे भैया, समझ आया? मतलब लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन ओवर राइटिंग कर दिया। और अगर जल प्रतिबिंब चाहिए तो कागज को बगल में नहीं मोड़ेंगे, नीचे मोड़ेंगे, क्योंकि जल प्रतिबिंब में जो बदलाव होता है वो कहां कहां का होता है, ऊपर नीचे। इसको प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद खोला, चेक करना, साफ साफ छप जाता है। ऐसा ही लोग करते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये प्रोसेस करते थे, तो आपको बता दें उन्होंने पहले ये ऑफलाइन पेपर बंद किया। ऑफलाइन पेपर आपको पता होगा, अब ऑनलाइन पेपर होने लगे ज्यादातर। ऑनलाइन पेपर किया तो अब तो तुम कंप्यूटर को तो उल्टा कर नहीं सकते हो, ना उस पर पेन चला सकते हो। तो अब उस पर क्या किया कि स्टूडेंट ने दिमाग लगाना शुरू किया। स्टूडेंट ने बेल्ट आती है, बेल्ट जो आप पहनते हो ना, बेल्ट में एक खास प्रकार के बक्कल आते हैं जो स्टील के होते हैं, ठीक है। और उनमें एक खूबी और होती है, आप लोग तो लड़के अच्छे से जानते नहीं हो इस बात को, कि बैठे बैठे आप बक्कल को निकाल सकते हो, उसके लिए बेल्ट को खोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। और उससे क्या करते थे लोग कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ बना हुआ, बोले इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, बगल में उसको बक्कल को दिखा के फोटो देख लेते थे। सच में लोग ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। जल प्रतिबिंब उस बक्कल को नीचे लगा के देख लेते थे। तो आपको पता होगा बेल्ट बंद हो गई है, तुम्हारे लक्षणों से बंद हुई है। उसके बाद में फिर क्या किया, फिर पेन लोगों ने यूज करना शुरू किया। बेटा पेन एक आता है, एक पेन आता है, उसमें जो ढक्कन होता है, ढक्कन का जो अपर सरफेस होता है वो स्टील का होता है, मतलब स्टील जैसा, शीशे जैसा होता है। तो वो पेन लोगों ने यूज करना शुरू किया। तो पेपर देने गए, उस ढक्कन को ऐसे दिखा के उसको फोटो देख लेते थे। तो कंप्यूटर तो इतना बड़ा नहीं होता, वो तो जरा सा होगा, मालूम ना कंप्यूटर की स्क्रीन, तो उसमें वो इजिली दिख जाता था। तो आपको पता है वो पेन वगैरह जो बंद किए गए वो इसीलिए किए गए। आपको पता होगा पेन भी ले जाना अलाउ नहीं है, पेन भी वही देते हैं, मालूम है? ये सब हम लोगों के पाप कर्मों का नतीजा है। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे? उसके बाद में क्या हुआ कि ये सारी चीजें बंद हो गई, घड़ी बंद। अच्छा हाँ, घड़ी भी एक आती है। घड़ी में भी क्या होता था कि ये घड़ी मार्केट में आती है इजली, उसमें नहीं, कैलकुलेटर वाली तो है ही, वो एक अलग चीज है। उसके अलावा घड़ी ऐसी आती है, बटन दबाओ तब लाइट जलेगी, अदरवाइज वो शीशे की तरह काम करती है। तो वो घड़ी लोग पहन के जाते थे, तो घड़ी में देख लेते थे, तो बोले कि वो भी अलाउ नहीं है। अब आपको पता होगा घड़ी भी बंद है। तो घड़ी, पेन, बेल्ट, ये सारी चीजें इन कारणों से मना है। उसमें उनका कोई दोष नहीं है, आपके साथ कोई जाति नहीं कर रहे, केवल और केवल हम लोगों के पाप कर्मों का नतीजा है। क्या समझ रहे हो? इस बात को आप चाहे हंस के स्वीकार करो, चाहे दुखी होके, लेकिन है सच्चाई, ठीक है ना। आपको पता है यूपी पुलिस का टेंडर लेने की हिम्मत किसी की क्यों नहीं हो रही? हम लोगों के
पाप कर्मों का नतीजा है। भाई साहब अभी से लोग जुगाड़ बनाने लग जाते हैं, हाँ पता करो सच्चा विधायक है क्या या कोई जुगाड़ है, तो आदमी तुरंत रिश्तेदारी जोड़ने लगता है। अरे नहीं, दूर के भूखा लगते हैं वो भाई भाई। और उसके बाद उन्होंने बोला था 1 बीघा खेत तो भेज दो, व्यवस्था करवा देंगे, टेंशन जाने क्या क्या बातें। ऐसा ही हुआ था कभी। तो अच्छा है क्या कि इस चक्कर में लोग अलग अलग दिशा में गलत चीजें इस्तेमाल करते हैं, जबकि सबसे सही रास्ता होता है ईमानदारी का रास्ता। उससे अगर आप मेहनत से जा रहे हो तो कभी कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बेईमानी का तो अंत होता ही होता है, ठीक है। आपको एक आधे 2 एग्जाम्पल अपने गांव देहात में मिल भी जाते होंगे, यार नहीं सर ऐसे कैसे वो एक बन गए, हमने देखा उनको दे लेके, तो आप देखते जाइएगा आगे उनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो कोई बचता नहीं है, कोई नहीं बचेगा, और जितना देर से परिणाम मिलेगा उतना ही खतरनाक मिलेगा। इसलिए जितना जल्दी हमारे पाप कर्मों का नतीजा मिल जाए बेहतर है। देर से मिलेगा तो भाई साहब रजिस्टर उतना ही मोटा बन रहा है, समझ रहे हो। आपको पता है एक बार पुलिस में क्या हुआ कि भर्ती हो गई, बाद में सरकार आई, सरकार ने ट्रेनिंग सेंटर में भेजा दोबारा से मेजरमेंट करने वालों को, नपाई करवाई दोबारा। भाई साहब कुछ लोगों की हाइट कम निकली, और मेजर की जो क्लास लगी है ना, समझ लो भर्ती होने के बाद उनको भगा दिया गया, निकाल दिया गया। शायद पता होगा आप लोगों को जो उसमें उसका मैं नतीजा क्या आया था। कुछ लोगों ने अपने खेत बेच के कुछ किया था, सुसाइड कर लिया था लोगों ने, सुसाइड कर लिया था। ये बात कहीं नहीं बोल रहे थे, बस वही तो चीजें। तुम्हारे जैसे लोग हैं जो वही दर्द बंद में चक्कर में रहते हैं, और दर्द बंद में बेटा फिर कोई अंत नहीं होता ना। हाँ तो दर्द बंद मत किया करो बेटा, इसमें कोई प्रोत्साहन ही मत दिया करो, है ना। कभी नहीं, हमेशा समझाओ लोगों को कि गलत रास्ते नहीं चुनना है, हमेशा सही रास्ते बेटा। तुमको पता है सबके पास जुगाड़ होते हैं यार, क्या मेरे पास नहीं होंगे। हम पढ़ा रहे इतने साल से, इतने लाइसेंस हमारे पास भी होंगे, बोलते नहीं है, ठीक है, ऑन कैमरा इसलिए और भी नहीं कह रहे, लेकिन बोलते हैं, सब कह देते हैं कि अरे परेशान ना हम देख लेंगे, लेकिन नहीं, अच्छी चीज नहीं है। टीचर है, मेरी जिम्मेदारी भी है कि हम आपको सही रास्ते से बताएं कैसे सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, बेईमानी वाला रास्ता। खैर काम की बात पे आते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन की ये परंपरा थी, इसमें बदलाव हुआ। अब क्या होता है, आप पेपर देने जाओगे तो आप एक काम करना, कोई भी आकृति आ जाए, बोला जाए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा बेटा। कोई भी आकृति आ जाए, जैसे आपसे कहा गया एक आकृति ये बनाई गई बेटा, एक आकृति ये बनाई गई, और हमसे कहा गया कि इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब बनाओ। भाई साहब मेरे ख्याल से बनाना तो संभव है नहीं। अब क्या करें, एग्जामिनर है तो वो एग्जामिनर ने दे दिया कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, जल प्रतिबिंब बनाओ, तो आपको छोटी सी बेईमानी सिखा रहे हैं। हालांकि ईमानदारी से कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल है। और इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे में आपको ऑप्शन देखने होते हैं, और रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाया जाता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ रहे, रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाया जाता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है, तो उनको हटा दीजिए, जो बच गए उनमें छांटना आसान होता है, ठीक है। हमको ये भी नहीं पता कि एग्जैक्ट वही बनेगा, लेकिन इतना पता है कि ये सब नहीं बनेंगे, तो हम सही आंसर ढूंढ लेते हैं, वो उसको बोलते हैं रूल ऑफ एलिमिनेशन बेटा। अच्छा, उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, ये रूल जो हम बता रहे हैं केबीसी में भी चलता है। कभी कौन बनेगा करोड़पति, आप देखना एपिसोड, अमिताभ बच्चन साहब क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने जो हॉट सीट पे बंदा बैठा होता है तो वो बड़बड़ा रहा होता है। कभी आप एपिसोड में देखना, इसमें ये तो नहीं होगा, ये तो होगा नहीं बोलता है, वो रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाना होता है। ये रूल ऑफ एलिमिनेशन एक नियम होता है बेटा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कौन कौन नहीं हो सकता उनको हटा के, जिससे प्रायिकता थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। तो अब मुद्दे पे आते हैं। तो हमारे पेपर में एक क्वेश्चन आया, पूछा गया इसका दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो आपको जुगाड़ क्या करना है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे क्वेश्चन है, ऑनलाइन पेपर में करना क्या है, जो आपको सादा कागज मिलता है रफ करने के लिए, मिलता है सादा कागज A4 साइज, उसको आप इस तरह से लेके मोड़ लेना बेटा, ऐसे छोटा कर लेना, छोटा खूब छोटा ऐसे कर लेना, और उसके बाद में इस आकृति के बगल में ऐसे रखना बेटा। रखने के बाद थोड़ा सा टिल्ट करना, मतलब थोड़ा सा इस प्रकार से बेटा झुकाना, थोड़ा सा झुकाओगे ये आकृति इसमें दिख जाएगी आपको। मेरी बात समझ रहे, बिल्कुल साफ साफ दिखेगी, या तो इधर पे रख के ऐसे झुका देना, साफ साफ दिख जाएगी। ये बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा, अगर जल प्रतिबिंब की बात करें बेटा तो क्या करना है, इसी कागज को नीचे रखो, हल्का सा झुकाओगे, साफ साफ दिख जाएगी। मेरी बात समझ रहे, या फिर तो ऊपर रखना, हल्का सा झुकाओगे, साफ साफ दिख जाएगी। तो दर्पण जल प्रतिबिंब इस तरह से क्लियर दिख जाएगा, हाथ से लगा दें। ईमानदारी कह सकते हैं। चक्कर क्या है कि हमने अलग से कोई भी एसेसरीज यूज नहीं की,
उन्होंने जो कागज दिया था उसी कागज पेन का ही इस्तेमाल किया उन्होंने जो दिया है ना। अगर वो कागज पेन नहीं देते तो फिर कुछ और सोचते, तो हम सॉल्व करते। ठीक है, ये क्या बात समझ पा रहे हैं सर? चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, नए टॉपिक की तरफ आप बढ़ते हैं। इसको रख कर दें। आपको पता है एसएससी ने क्या किया था? आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले एसएससी ने क्या किया था? एक नया सिस्टम लेकर आए थे। उन्होंने बैंक ने भी किया था, एसएससी ने, दोनों ने। उन्होंने क्या किया था? छोटा सा पैड आता है, आप में से शायद कोई यूज भी करता होगा, उसमें लिखो बिगड़ जाता है। तो एसएससी ने क्या किया था? वो पैड जारी किए थे। तो जो पेपर देने जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो घुसोगे तो पैड दिया जाएगा, उसमें कागज का खर्चा भी नहीं। तो उसमें क्या, उसी में लिखो, ऐसे बिगड़ भी जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पैड ना। तो वो दिए थे एसएससी ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, क्योंकि कई स्टूडेंट थे जिन्होंने बिगाड़ दिए थे, लोगों ने खराबी कर डाले थे। तो इसलिए बोला कि हटाओ, फिर वो बेकार, नुकसान हो जाएगा। देखो बस यही करना। एक मेरा दोस्त था, उसकी आदतें ऐसी थी। मेरा एक दोस्त था, अगर उसको एसी क्लास में सफर करवाओ तो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, तो उसमें तकिया चादर वगैरह मिलते हैं। तो वो उसकी मानसिकता देखिए, मानसिकता देखिए, बंद बसते। मतलब समझ लीजिए मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी, हमको इतना खराब लगती थी आदतें। हम उसको टोका करते थे, क्या करते हो ये चिंदी चुनी वाली आदतें, ये ले लो, वो निकाल लो, वो चुरा लो, वो हटा लो। देख रहे हैं? भारत को साफ रखना, भारत को सुरक्षित रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम ही यही सब करने लग जाएंगे तो हमारा भारत बचेगा कैसे? रेल की पटरी लगी, निकाल लो, बेच लो, बहुत है ना। तो ये चीजें अच्छी नहीं। ऐसे ही लोगों की मानसिकता के कारण जब ट्रेन में आप देखते हो तो जो वॉशरूम होता है उसमें जो जग होता है उसमें और कोई कारण नहीं, समझ रहे ना? समझ लो कि कई शरीफ ईमानदार लोगों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और अपमानित महसूस होना पड़ता है ऐसे लोगों के लक्षणों के कारण। सही बात बोल रहे हो? शुरू करते हैं बेटा। इसमें 3 तरह के सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप फर्स्ट, पहला हम लोगों को जैसे ही बताया गया कि बोल दिया गया बेटा बहुभुज को बोलते हैं पॉलिनोमियल, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, बहुभुज। फिर कह दिया बेटा षटभुज, इसको बोलते हैं हेक्सागोन, ठीक है। और फिर बोल दिया बेटा, फिर इन्होंने बोल दिया हमको बेटा, जैसे दे दिया वृत्त, सर्कल बोल दिया। इन तीनों चीजों को दिखाने के लिए एक उचित वेन आरेख बनाइए, एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम बनाइए। तो हमने कहा सर बिल्कुल बन जाएगा इन 3 चीजों को दिखाने के लिए। एक ये बनाया सर, इसके अंदर एक ये गोला बनाया और एक गोला ये बनाया। सर ये जो बड़ा गोला है ये दर्शा रहा है बेटा किसको? बहुभुज को। पॉलिनोमियल्स जिसमें कि जितनी भी अधिक से अधिक भुजाएं वो सब बहुभुज में आते हैं। फिर अंदर कौन हो गया बेटा? षटभुज हो गया। और बच्चा ये कौन हो गया? सही, वृत्त में तो कोई भुजा होती नहीं। जैसे एक और एग्जांपल जो आप लोगों के पुराने हिसाब का है, मैं वो दे देता हूं। जैसे हमसे कह दिया गया बुआ, चाची और मौसी, बेटा हमसे कहा गया है 3 चीजों को दिखाने के लिए उचित वेन आरेख बनाइए। हमने कहा गुरुजी कुछ ऐसा बना दीजिए सही रहेगा। हमने कहा ये क्यों बना दिया? तो हमने कहा ये क्यों बना दिया? बोले सर इसलिए बना दिया कि कोई महिला ऐसी भी हो सकती है जो किसी की बुआ और किसी की चाची, कुछ ऐसी महिलाएं भी हो सकती हैं जो किसी की बुआ और किसी की मौसी, कुछ ऐसी महिलाएं भी हो सकती है जो किसी की चाची किसी की मौसी हो, कुछ ऐसी महिलाएं भी हो सकती हैं जो किसी की बुआ भी होगी, किसी की चाची भी होगी और किसी की मौसी। अपनी मम्मी को आप सोच लो, आपकी मम्मी तो आपके पूरी रिश्तेदारी में परिवार में किसी की बुआ भी होगी,
किसी की चाची भी होगी, किसी की मौसी है तो आपकी वही मम्मी, वही एक महिला है जो तीनों रिश्तों से जुड़ी हुई है, तो इसलिए बीच में कॉमन भी रखा हुआ। अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद किसी की चाची हो ना किसी की मौसी हो, अकेले बुआ हो, ऐसा भी होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? संभव है। तो इसके लिए कुछ एरिया खाली भी छोड़ा गया है। ठीक, जैसे एक और देख लेते हैं। हमको बोला गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, भारत के बाद क्या दिया बेटा आपको? भारत के बाद क्या दिया? उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी में लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हमसे क्या दिया? भोपाल। ये कहा गया है 3 चीजों को दिखाने के लिए उचित मेनालिक बनाइए। ठीक है, तो बेटा भोपाल नहीं लिखा, भोजपाल लिखा है। अब क्या करें? भारत, चलो यूपी हो गया, इसका क्या करें? इसी के अंदर ये हुई ना बात। यही हम देखना चाहते हैं। तो जीएस जो पढ़ा करते हो, जीएस में क्या पढ़ते हो? भोपाल का नया नाम भोजपाल है, समझ रहे हो? वही हम देखना चाहते थे कि तुम्हें से कितनों को ये बात पता है। अभी डिक्लेयर किया गया है हाल ही में, भोपाल का नया नाम, वहां के राजा भोज थे, उनको उनकी याद में या उनके सम्मान में कि लोग उनके कल्चर को सीखे, इसलिए भोजपाल रखा गया है। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो बेटा? तो भोपाल का ही नया नाम क्या है? भोजपाल। ठीक है, जैसे आपको झांसी का पता होगा नया नाम, वीरांगना लक्ष्मी, सुना है कि नहीं? तो अब आपको एग्जामिनर ऐसी चीजें दे देगा, तो वो सोचिए कि आपको एक ही चीज में वो जीएस भी तो पूछ रहा है। अगर आपको जीएस का ये कंटेंट पता हो तभी तो आंसर दे पाएंगे, नहीं तो भोजपाल अलग बना देंगे। क्लियर हो रहा है बेटा? तो भारत के अंदर यूपी भी आ गया और भोजपाल भी आ गया। क्लियर हो रहा है सर? ठीक है, तो एक तो टाइप ये होता है बेटा। टाइप 1 इस प्रकार के सवाल होते हैं। टाइप 2 में आ जाइए। टाइप 2 में बेटा क्या देखने को मिलेगा? टाइप 2 में हमको बेटा ये देखने को मिलेगा कि जैसे एक ये बनाया गया, एक बच्चा ये बनाया गया और एक हमको ये बना गया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, जो ये गोला है ना, गोला सर ये दर्शा रहा है राजनीतिक लोगों को, पॉलिटिशियंस, जो राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिशियंस। बेटा ये जो त्रिभुज है, ट्रायंगल, ये दर्शा रहा है खिलाड़ियों को, प्लेयर्स, जो खिलाड़ी लोग हैं। जो ये स्क्वायर है ना, वर्ग, बेटा ये दर्शा रहा है अध्यापकों को, टीचर्स को। ये दर्शा रहा है टीचर्स को, अध्यापकों को। सर कुछ नाम संख्याएं दी गई हैं, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 5, 3 के बाद में सर यहाँ दिया हुआ है 9, इस प्रकार से दिया। चलिए आप लोग हमारे सवालों का जवाब दीजिए, सामने देखिए, जवाब दीजिए। शुरू करें बेटा। ये 2018-19 वाले जो पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी आए थे, आपने अगर किसी पेपर देखा होगा तो इसमें दिए थे। तो ध्यान दीजिएगा, सामने देखिए, बताइए ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो राजनीतिक भी हैं? देखिए बताओ, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो राजनीतिक भी हैं? हाँ भाई, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो राजनीतिक भी हैं? बोलो बेटा, बेटा बताओ तुम लोग। 15 ही सही। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो राजनीतिक भी हैं? आंसर क्या है बेटा? 15। आइए बताते हैं कैसे। सीधी सी बात, राजनीतिक का मतलब हो गया कि गोले के अंदर होना चाहिए, खिलाड़ी का मतलब त्रिभुज के अंदर। तो ऐसी संख्या चाहिए जो गोले के अंदर भी हो और त्रिभुज के अंदर भी हो, ट्रायंगल के अंदर भी हो। बेटा 8 और 7 कितना हो गया? 15। अब आपके मन में एक बात चल रही है, वो मैं भी जानता हूं, शायद आप भी समझ रहे हो कि गुरुजी इसमें से 8 जो है वो तो अध्यापक में भी आ रहा है, इसको काहे ले लिया आपने? तो अब हम आपको प्रश्न दूसरा पूछते हैं। पहला आपने पूछा था, उसका आंसर 15 ही था। दूसरा सुनो, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो राजनीतिक तो हैं परंतु अध्यापक नहीं? अब हम अध्यापक को हटाने के लिए कहें, अब हटाओ अध्यापक को। अब बोला कितना है? जब हटाने को कहें तब हटाना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये जो हमने लैंग्वेज बोली है, दरअसल ये बहुत सरल भाषा है, ये हुआ करती थी कभी। अब क्या है कि अब एग्जामिनर ने थोड़ा कंसाइज कर दिया, लैंग्वेज को स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। देखो कैसे। पहला प्रश्न, ऐसे खिलाड़ी जो, क्या राजनीतिक पूछ रहा क्या मुझे? जो राजनीतिक भी है। पहला सवाल यही था।
और इसका आंसर पता है कितना है? अब दूसरा सवाल देखना, एग्जामिनर नई भाषा कैसे दे रहा है आपको। ऐसे खिलाड़ी जो राजनीतिक ही है। बहुत छोटी सी बात है, एक मामूली सा अक्षर है और आपको पता है पूरे सवाल का मतलब पलट गया, पूरे सवाल का मतलब बदल गया बेटा। ऐसे खिलाड़ी जो राजनीतिक ही हैं और कुछ नहीं। बताओ बेटा आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर इसका। तो अब एग्जामिनर ऐसे अक्षरों में आपको उलझाना है। वो ये जानना चाहता है कि छोटे छोटे अक्षरों का मतलब भी क्या आपको पता है बेटा? वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसे खिलाड़ी जो राजनीतिक ही हैं और कुछ नहीं है। तो देखकर बताइए, ऐसी संख्या जो त्रिभुज के अंदर भी आ रही हो और गोले के अंदर भी आ रही हो, केवल इन्हीं दोनों के अंदर आ रही हो। कितनी मंत्री जी? 7। क्या बात समझ में आ रही? और ऊपर वाले में क्या बोला था? ऐसे खिलाड़ी जो राजनीतिक भी है, मतलब खिलाड़ी में भी है राजनीतिक में भी है, और चाहे और किसी में भी आते रहे कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर त्रिभुज और गोले दोनों में होने चाहिए। तो कितनी थी बेटा? 15। नहीं समझ में आया? जल्दी से सामने देखिए, एक बात का जवाब दीजिए फटाफट से। कितने ऐसे लोग हैं जो केवल अध्यापक हैं? बोलो भैया, ऐसे कितने अध्यापक हैं? ऐसे कितने अध्यापक हैं जो राजनीतिक भी हैं? जल्दबाजी ना करना। ऐसे अध्यापक जो राजनीतिक भी हैं 11। और ऐसे कितने अध्यापक हैं जो राजनीतिक ही हैं? ही। ऐसे अध्यापक जो राजनीतिक ही हैं और कुछ नहीं है। ऐसे अध्यापक जो राजनीतिक ही हैं और कुछ नहीं है। ऐसे, हाँ, ऐसे अध्यापक जो राजनीतिक ही हैं। बेटा कितने? 3। नहीं समझ में आया भैया, एक बार फिर से बता दें, है ना? ऐसे अध्यापक जो राजनीतिक ही हैं, मतलब कि अध्यापक के अंदर भी होने चाहिए। अध्यापक है क्या चीज? ये चतुर्भुज, यही है। और राजनीतिक क्या है? गोला। तो इस चतुर्भुज में भी हो और इस गोले में भी हो, और केवल इन्हीं दोनों में हो बेटा। चतुर्भुज और गोला केवल इन्हीं दोनों के अंदर हो। संख्या कितनी है? नहीं समझ में आया। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो अध्यापक भी हैं और राजनीतिक भी हैं? तीनों। कितने बेटा? 8। ऐसे कुल कितने लोग हैं जो केवल किसी एक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? ऐसे कुल कितने लोग हैं जो केवल किसी एक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? कितने बेटा? हाँ, 9 4 13 13 6 19। क्यों भाई, सही है? ऐसे कुल कितने लोग हैं? जल्दबाजी न करना, सोच के बताना। ऐसे कुल कितने लोग हैं जो कम से कम किन्हीं 2 व्यवसायों में शामिल हैं? जल्दबाजी न करना, सोच के आराम से बताना। ऐसे कुल कितने लोग हैं जो कम से कम किन्हीं 2 व्यवसायों में जुड़े हुए हैं? जो कम से कम किन्हीं 2 चीजों में शामिल हैं? सोच लो। 15 की 23? ऑप्शन में दोनों दिए, आंसर है 23। कम से कम बेटा, क्या बेटा? बेटा इन्हीं को तो व्यवसाय है कि राजनीतिक? चलिए, तो कहने का मतलब ये है, ऐसे कुल कितने लोग हैं जो कम से कम किन्हीं 2 चीजों में शामिल हैं? आप देख कर तो सामने चलो, ये 5 लोग जो हैं, क्या ये 2-2 चीजों में शामिल हैं? हमारे काम के हैं। प्लस क्या ये 3 लोग भी हमारे काम के हैं? 2-2 चीजों में शामिल हैं। प्लस क्या ये 7 लोग भी काम के हैं? हाँ, 2-2 चीजों के अंदर आ रहे हैं, ये हमारे काम के। बेटा क्या ये 8 लोग भी काम के हैं? क्यों भाई, ये क्यों काम के? तो 3 चीजों में आ रहे हैं। कम से कम 2 में तो है ही ना। कम से कम 2 का मतलब केवल 2 ही थोड़ी ना होता है। कम से कम 2 का मतलब 2 में तो होने ही चाहिए, बाकी 2 या 2 से अधिक में भी हो सकते हैं। तो बेटा ये 8 भी तो काम के। आप बताओ टोटल कितना होगा? क्या बात सही है? और ऐसे कुल कितने लोग हैं जो केवल 2-2 व्यवसायों में शामिल हैं? 15। अंतर समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, टाइप 2 टाइप 3 पर कल बातचीत करेंगे। और कल आपका, हाँ, कल मॉर्निंग छुट्टी नहीं है। कल आपकी क्लास शाम को रहेगी। शाम को, सुबह नहीं रहेगी, शाम को रहेगी। शाम को 2 टाइम है, जिसमें ठीक लगे उस पर आ जाए। ठीक है? शाम को 2 टाइम है, जिसमें ठीक लगे। देखो बेटा सामने देखो, जिसमें ठीक लगे उस पर आ जाए। ठीक है? 2 टाइम है, जिसमें ठीक लगे उस पर। कल सुबह नहीं रहेगी, कल शाम को रहेगी। ठीक है? थैंक यू। भारत माता की हमेशा जय हो।